किसी भी मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी की सिविल सर्विस की जो असेसमेंट है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमेशा। बेशुमार कंट्रीज़ की जो है वो सिविल सर्विस को देखने का मौका मिला है और उनकी असेसमेंट जो है उसका सिस्टम देखने का मौका मिला। एंड आई नोटिस दैट वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ एंड दैट इज़ द एसे। बल्कि बाज़ कंट्रीज़ में तो एसे, लॉन्ग एसे दैट इज़ बाज़ का तो सिर्फ और सिर्फ एसे का ही टेस्ट लिया जाता है और बाकी जो है वो दूसरे कोई और सब्जेक्ट जो है उनका टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसे जो है वही सिर्फ लिखवाई जाती है। Which means that essay is considered as not only just a test of knowledge, rather it is considered as a test of one's way of thinking. पर्सनैलिटी तो है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि मेंटल मेकअप उस शख्स का किस तरह से, टाइम मैनेजमेंट कैसी है, कंटेंट को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं ऐसे राइटिंग के अंदर। सो कॉमनली हम कोई भी सीएस एस्पायरेंट है जब वो एंटर होता है सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए तो वो सर ही और शी हैज फियर ऑफ एसे। सर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू अवर नियर जो ये है तो हम सबको एक ऐसे का फियर है बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग ऐसे को लेकर बहुत ज़्यादा फेयर में कि और फेलियर रेशो भी जो है ऐसे का वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इन 90+। तो सर ये इसको हम कैसे ओवरकम करें या हम उन सेल्फ एस्पायरेंट जो अभी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन उनको हम कैसे मोटिवेट करें इसको लेकर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फियर एक्चुअली ज़्यादातर आता है फियर अननोन चीज़ों से। एसे राइटिंग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ऐसा एरिया है और बड़ा इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन का, इंग्लिश कॉम्पोजिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है ऐसे राइटिंग, जिसको हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में एड्रेस नहीं किया जाता बिल्कुल। और लोग जिस भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास ऐसे राइटिंग का एक्सपीरियंस या तो है नहीं, और अगर हमारे पिछले करिकुलम में जैसे स्कूल में FAFSC लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे या जो ग्रेजुएशन जो करके आते हैं उस पे भी ऐसे अगर है भी मौजूद तो वो सिर्फ शिकार हो गई है क्रैमिंग का। उसके लिए फिक्स्ड हमारा एग्जामिनेशन मेथड एक्चुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो सर्टेन फिक्स्ड टॉपिक्स उसके लिए बना दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स उस पे बने बनाए ऐसे जो है वो याद करके एग्जाम में लिख भी आते हैं और पास भी हो जाते हैं। उससे स्टूडेंट्स के अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि जैसे ये सिर्फ उसी तरीके से याद करना है और उसी तरीके से जो है वो मेमोराइज करके मटेरियल जो है उसके अंदर लगा देना है ऐसे के अंदर और अल्लाह ताला। बट सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे राइटिंग इज एंटायरली डिफरेंट। मैं इसमें दो चीज़ें ज़रा क्लियर करना चाहूँगा कि नंबर वन तो जो CSS ऐसे है या FPSC की जो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है, ज़रा ये हमारे स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं है। ये समझना कि ये कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है और उसके लिए कोई तैयारी की जा रही है, तो ये वो चीज़ नहीं है। मेनली प्राइमरीली जो मर्जी इसको जिस तरीके से, जिस एंगल से मर्जी इसको देख लें, प्राइमरीली इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप FPSC की रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे उसके जिस तरह उसने अपने पैरामीटर्स दिए हैं अपने सिलेबस के अंदर और FPSC को जो रिक्वायर्ड है जिस तरह का माइंडसेट उन्होंने वो पिक करना है। जबकि बहुत सारे पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर एकेडेमिया में काफ़ी बहस होती है कि ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे ये है, ऐसे वो है। काफ़ी एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं हमारे ऐसे के वो इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन जो है वो भी देते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ वो हिट नहीं कर पाते वो ये है कि ये बेसिकली एकेडेमिया नहीं है और ये एक एकेडमिक ऐसी हम इसको कहते तो हैं लेकिन लाजमी नहीं कि ये एक प्रोफेसर को पसंद आने वाली ऐसे जो है वो पूरी लाजमी उस तरह हो। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट है और एम्प्लॉइंग जो अथॉरिटी है वो डिफाइन करेगा या करेगी कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको किस तरह की चीज़ चाहिए और वो उन्होंने बड़ा क्लियरली। प्रॉब्लम यह है कि हमारा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स जो हैं वो सिलेबस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं फर्स्ट स्टेप जो हमेशा ऐसे टीचिंग के आपकी क्लास में भी जिस तरीके से कि सबसे पहली चीज़ मैं सिलेबस दिखाता हूँ एंड दैट आल्सो द करंट सिलेबस ऑफ 2016 और करंट सिलेबस जो है 2016 ऑनवर्ड्स का वो बड़ा क्लियरली उसमें लिखा गया है कि रिसर्च बेस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज
ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज 2016 से पहले की नहीं थी। अब जो लोग एक ही तरीके से इसको चलाते चले जा रहे हैं कि जी ऐसे आज से 10 साल पहले कैसे लिखी जाती थी, 15 साल पहले कैसे, या जिन लोगों ने 2016 से पहले का CSS किया हुआ है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जबकि 2016 के बाद इट हैज चेंज्ड एंड इट हैज चेंज्ड अ लॉट। 2016 के बाद काफी सारे बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, अप्रोच चेंज हुई, और जब वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज मांग रहा है FPSC, तो फिर क्या वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स पुराने मेथड्स को यूज करने पे बज़िद हैं, या हमारे टीचर्स जो हैं वो उसी रट में पुराने में पड़े हुए हैं? Why don't they modify? Why don't they adapt? All of the system. So ये तो कोई कमाल नहीं ना हुआ कि मतलब इतनी ज्यादा जो है 18,000 स्टूडेंट मतलब 18,500 अपीयर हो रहे हैं, 18,000 फेल हो रहा है। भाई सारी टीचिंग जो चल रही है वो क्या हो रहा है? कोई ना कोई तो इसके अंदर कोई है ना, कोई बेसिक फ्लॉ तो मौजूद है ना। अब फ्लॉ को जब पिन पॉइंट नहीं कर पाते, अब मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन जो ये वाली है क्रिएटिव राइटिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से, 1.5 साल का डिप्लोमा जिसके अंदर फिर मैंने स्पेशलाइजेशन एसे राइटिंग के अंदर की, और उसके बाद फिर एसे राइटिंग टीचिंग जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस भी और क्वालिफाइड भी उसके लिए। वो मेन चीज़ जो उसके अंदर ये सिखाई जाती है कि दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। बार बार हमारा स्टूडेंट जिस रट में फंस जाता है वो यही चीज़ है कि वो समझते हैं कि जिस तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसी तरीके से ये भी टेस्ट ऑफ नॉलेज है, व्हिच इट इज नॉट एट ऑल। ठीक है, मानते हैं कि कंटेंट मटेरियल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहना कि 100% वो है तो नहीं। जो बाकी जो सब्जेक्ट्स जो हैं कंपल्सरी आपके या जो ऑप्शनल हैं वो कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर इंफॉर्मेशन क्रंचिंग है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चंस की शक्ल में जो है वो आपसे पूछा जाता है। ऐसे इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज का कि आप कितना जानते हैं। हमारा स्टूडेंट इसी चक्कर में पड़ा रहता है। सो ध्यान से FPSC का सिलेबस देखें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट है आर्टिकुलेशन, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेशन क्या है? कंटेंट आपका, कंटेंट, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, ये वो 3 चीजें हैं जो बेसिकली रिक्वायर्ड है, और तीनों को सेपरेटली ट्रीट करने की जरूरत है। जी सर, ये ठीक है बिल्कुल जैसे आपने कहा, लेकिन सर फिर एक CSS एस्पायरेंट जो है वो कहाँ से अपना कंटेंट को गेट करे ताकि वो एक जो इफेक्टिव ऐसे जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उस पे पूरा उतर सके? जब ये डिफाइन कर दिया FPSC ने कि ये एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज हमें चाहिए, तो इसको दिस मस्ट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको ये कहना कि जी दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाया जा सकता कि बाद स्टूडेंट समझते हैं कि सर क्या हम बैठ के रिसर्च पेपर लिखेंगे? नो, इट इज नॉट आस्किंग दैट। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपसे सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि जिस तरह रिसर्च में जब भी आप कोई फैक्ट देते हैं, एक तो आपकी अपनी रिसर्च ओपिनियन है आपका, लेकिन जब भी आप फैक्ट दे रहे हैं जो कि आपकी अपनी फाइंडिंग नहीं है, तो फिर उसको मेंशन जरूर करें कि वो सोर्स क्या है उसका। अब सोर्सेज के लिए जब स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है कि कंटेंट कहाँ से आता है, कंटेंट बेसिकली कोई बहुत बड़ी इसके अंदर जो है वो साइंस नहीं है। ये नहीं मांगा जा रहा कि आप लाजमी सिर्फ रिसर्च जर्नल से कंटेंट जो है वो इकट्ठा करेंगे। कंटेंट आपका नंबर 1 तो ये है कि ये जो बाकी आपके जितने भी ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल फीड एसे, दे ऑल फीड एसे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी अपनी जो रीडिंग है, आपकी रोजमर्रा की जो न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल्स आई हुई हैं, डिफरेंशिएट करें जरा दोनों के दरमियान कि न्यूज़पेपर के अंदर 2 चीजें हैं। एक ओपिनियंस पेज है, जो ओपिनियंस है बातें हैं, लेकिन उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आप देखेंगे कि हमेशा उस शख्स ने रिसर्च करके उसको लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो आ रहा है उसका जो उसके लिए न्यूज़पेपर्स के अंदर से जो उसने जो पढ़ा है, जो किसी राइटर की जो तहरीर है, उसके लिए डेफिनेटली उस राइटर ने रिसर्च की हुई है। अब वो आर्टिकल आपके काम की चीज है, उस आर्टिकल के ऑथर का नाम, उसका जो है वो आर्टिकल का नाम और उसकी डेट जो है, ये वो चीजें हैं जो बेसिकली आपका कंटेंट है। कोई बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और बुक्स जो रिलेटेड है CSS। Sir, how far English is important for an essay? Either
it is the checking of English or personality. How can English, of course, if it is English essay, then English language is the primary requirement. ज़ाहिर है उसके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसका किसी ये समझना कि किसी हद तक गुजारे लायक इंग्लिश भी चल जाएगी तो ये गलती है बेसिकली। ये FPSC है, CSS लेवल है, इसको किसी किस्म की कंसेशन देना कि यूनिवर्सिटी में चूंकि हम वो पीछे कॉलेज में स्कूल में अच्छी इंग्लिश नहीं थी तो चले यहाँ पे गुजारा हो जाएगा, तो वो कंसेशंस फिर इसमें नहीं है। बेसिकली हम थोड़े से हमारे स्टूडेंट्स आदि होते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा इनकरेज किया जाएगा ये इस तरीके से, जबकि नहीं, इंग्लिश इसके लिए फर्स्ट। और मेरी ये एडवाइस हमेशा होती है पेरेंट्स को कि जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, और ये अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज जहाँ मैंने डिस्टेंस लर्निंग के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया हुआ है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका है, इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे, पाकिस्तान के, उन सबको ये चीज़ मैं ये करवाता हूँ कि ये जरा ख्याल रखें कि इंग्लिश आपने सिर्फ ऐसे के लिए नहीं तैयार करनी, आपका सारा एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में है। सो ये समझना कि हम जब CSS की तैयारी शुरू करेंगे तो उस वक्त इंग्लिश हम इम्प्रूव करेंगे, या बाद लोगों के जहन में ये भी नहीं होता जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत भी है। तो सबसे पहले आप अपनी इक्विप होके आए, CSS में आना है तो पहले इक्विप होके आए। ये अनफॉर्चुनेटली हम क्लासेस में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिटन टेस्ट तो नहीं लिया जा रहा है एडमिशन के वक्त, और किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया जा रहा कि स्टूडेंट इस काबिल है भी कि वो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, और फिर उसको 4-5 मंथ्स के अरसे में वो सारी चीजें जो स्टूडेंट्स भी इस माइंड सेट के साथ आते हैं। जब ये हम लाइव सेमिनार जो ओपन क्लास एड्रेस कर रहे होते हैं, बाद का 800, 900, 1000 स्टूडेंट बैठा हुआ है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर आस्किंग कि जी सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाएंगे, टेंसेस हमें सिखाएंगे। बात हो रही है एसे की, और वो जो उसकी व्हीकल है, लैंग्वेज है, वो उसके क्वेश्चंस जो हैं वो बाद लोग इसी चक्कर में होते हैं कि जी ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। ये मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, अगर मुझे इजाजत है थोड़ी सी, ये वो मिसाइल से मच्छर मारने की कोशिश है कि ऐसे के थ्रू हम जो है वो इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंग्लिश पहले ठीक होनी चाहिए, ये प्राइमरीली इंग्लिश का टेस्ट है। और जहां तक आपने कहा कि पर्सनैलिटी का, वो यकीनन अपनी जगह है, लेकिन वो सेकेंडरी एक चीज है। Sir, NSA is based on either completely, you already explained, English भी है, लेकिन सर इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि ऐसे ही जब हम लिख रहे हैं तो उसमें आइडिया बेस्ड होना चाहिए, या completely it is based on English? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना, मतलब बेसिकली हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। तो अगर क्यों और क्या है तो वो तो कंटेंट की खातिर जो ऐसे लिखी जा रही है, वो बेसिकली एक खास टॉपिक के तहत, और उसके अंदर एक कंटेंट है, उसके अंदर एक आर्गुमेंट है, उसके अंदर एक जो है डिस्कशन है, तो वो तो जाहिर है उसका कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सप्रेशन है वो भी उतना ही इसके अंदर वैल्यू रखता है। और यही चीज बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स हैं इसके, कंटेंट, लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, और स्टूडेंट को इन तीनों चीजों को बैलेंस करना होता है। मेरी एडवाइस हमेशा स्टूडेंट्स ये होती है जो नए स्टार्ट करने वाले हैं, जो लोग इस वक्त ऑलरेडी इस रेस में शामिल हैं, कि सबसे पहले लैंग्वेज को सॉल्व करें। सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करके आए। स्ट्रक्चर समझाना देना हमारा काम है, और फिर कंटेंट कहाँ से हासिल करना है, कैसे करना है, और वो कौन सा सूटेबल है, कौन सा नहीं है, वो फिर हमारा काम है उसको बताना कि जी कौन सा सूटेबल है। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी सी जो चेंज मेरे जो मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर है वो ये है कि मैं कंटेंट स्टूडेंट को नहीं दे रहा, क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारा प्राइमरीली, और ना ही हमारा एग्जामिनर जो है वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। हमारा काम है आपको आपका नॉलेज प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने का मेथड सिखाना, स्ट्रक्चर देना और मेथड सिखाना, और अल्टीमेटली हम इंग्लिश टीचर्स हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जी हम करंट अफेयर्स और इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स के मटेरियल भी ऐसे का टीचर दे सकता है, तो ये शायद maybe we are asking too much of the language teacher, and at the same time अगर ऐसे का टीचर दे रहा है इस सारा मटेरियल, तो फिर शायद वो अपना स्ट्रक्चर वाला काम, लैंग्वेज वाला काम, कोई एक जो है वो उसमें मुतासर हो रहा है, और डेफिनेटली हमने देखा है कि हो रहा है। सो बहुत से टीचर्स जो कि कंटेंट भी दे रहे हैं, they are once again making students dependent on themselves,
वो स्पून फीडिंग जो मुसलसल यूनिवर्सिटी से वो करवा के आए हैं, वो यहाँ भी उनको, और उसमें स्टूडेंट भी खुश है और टीचर भी खुश है, बट हु हैज द लास्ट लाफ? अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है, 1 साल आया है, 2 साल आया है, और मैंने देखा कि लोग तीसरे साल भी उसी मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द सेम माइंडसेट दैट क्रिएटेड इट. अब आपको थोड़ा सा वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, मे बी द नेक्स्ट टाइम और द थर्ड टाइम, बट मैंने देखा है कि वो उसी पुराने मेथड से जो है वो. सो प्लीज अगर आप सीरियस हैं अपनी एफर्ट में, इस चीज को जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा कि ये हमारा यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, जैसे हम साथ साथ बयान कर रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. बाकी आई वुड लाइक टू हैव द क्वेश्चंस आल्सो. आप लोगों के ज़हन में जो इसके बारे में जो क्वेश्चन, अगर हम कोई चीज मिस कर रहे हैं तो प्लीज डू सेंड द क्वेश्चंस, वी विल टेक योर क्वेश्चंस. जी सर, ये सही कहा है आपने. स्टूडेंट्स जो हैं सर वो जस्ट क्रैमिंग पे डिपेंडेंट करते हैं. कोई मटेरियल उन्हें मिल जाए, कोई टीचर ने मटेरियल दे दें, बस वो उस पे डिपेंडेंट होते हैं कि मतलब हम उसको सिर्फ क्रैमिंग करके और एक ऐसे को बस हमने क्लियर करना है. जी हाँ, इस वक्त थोड़ा सा मैं ज़्यादा बेहतर इस वक्त पोजीशन में हूँ इस सारे मौजू के ऊपर बोलने के लिए, क्योंकि आजकल हम अपने फाइनल मॉक्स की मार्किंग कर रहे हैं. आज भी मैं सुबह से मार्किंग करके मसलन आया हूँ, और इसके बाद हमारा सेशन है ट्यूटोरियल का, जिसके अंदर हम डिस्कशन करनी है, और उसके अंदर जो रिमार्क्स में लिख रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन उसकी उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर, वो है फॉर एग्जांपल द कंटेंट बेस्ड अप्रोच. अब स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि कंटेंट बेस्ड अप्रोच क्या है. कंटेंट बेस्ड अप्रोच ये है कि आपने आर्गुमेंट अपने ओपिनियन के साथ डेवलप नहीं की. अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला आ जाता है, जो ही अपना ओपिनियन का बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं, ये सब कहते हैं कि अपना ओपिनियन तो आप बयान ही नहीं कर सकते. आप 2500 वर्ड्स किसके लिख रहे हैं? वो सारा आपका ओपिनियन है, वो सारा आपके माइंड से निकली हुई अरेंजमेंट है वो सारी. वी कंसीडर इट योर ओपिनियन, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि जो अपना ओपिनियन आप जो जिस तरीके से जब आप दे रहे हैं, तो उसके साथ हमें फैक्ट्स की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ओपिनियन काफी नहीं है. जब तक आप फैक्ट नहीं देंगे, जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे, उस ओपिनियन को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब उस फैक्ट में चल के तो कंटेंट आता है, सिर्फ इतना सा काम है उसका. लेकिन जो कंटेंट बेस्ड अप्रोच से मुराद ये है कि हमारे स्टूडेंट जो कि न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो वो समझते हैं कि इसी तरह की चीज लिखनी है. सो इनकी ऐसे भी ऐसे लग रहा होता है जैसे न्यूज़पेपर की आर्टिकल चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन. कहीं पे उसको आर्गुमेंट को डेवलप नहीं किया. एग्जामिनेशन मार्किंग के दौरान देखा है कि एक्चुअली यही 600, 700, 800 गुड एसेस होती हैं. ये समझना कि नहीं जी ये जबरदस्ती फेल किया जाता है स्टूडेंट्स को, ये है वो है, नहीं. एक्चुअली गुड एसेस होती ही इतनी है, वो काफी लगती है. जी सर, इंग्लिश के लिए यही कहते हैं कि जस्ट डॉन आप पढ़ें, उसकी इंग्लिश है, उसके अंदर नॉलेज है, और वही चीज़ जो है बस हम रेगुलर मतलब हम बेस्ड होते हैं कि डॉन जो है बस अगर आपने इंग्लिश ऐसे करना है, प्रेस ही करना है, तो वो डॉन इज नेसेसरी थोड़ी. सर इस पे आपका क्या? Dawn, of course, is a good newspaper, or any other newspaper with correct English for that matter. Yes, मैं normally advise करता हूँ कि थोड़ी ज़रा साथ daily basis पे आप पाकिस्तानी newspapers वगैरह सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा कुछ English भी पढ़ें, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम सिर्फ देसी English पढ़ रहे होते हैं. और जब वो आते हैं उसके for request लोग क्वेश्चन नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाते, कि जब वो idiomatic English आती है, और इवन मैंने देखा है कि जेरेंट को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे. प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान का क्वेश्चन आया तो लोग ये समझे कि टूरिज्म पाकिस्तान में प्रमोट हो रही है, वो कॉन्टिन्यूस में ले जाते हैं, जबकि इसका मतलब था प्रमोट करना. उन्होंने प्रमोटिंग का पूरा वर्ड ही साइड पे कर दिया, और 90% लोगों ने लिखा आर्ट ऐसे लिखी टूरिज्म इन पाकिस्तान, और फेल हुए. और लार्ज नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इस एसे के अंदर है 2020 के. तो ये अब रीजन क्या है कि वो उन्होंने जो प्रॉपर इंग्लिश जो थी, जो वलायती इंग्लिश जो है, या जो फॉरेन जो न्यूज़पेपर्स हैं, डेली कम से कम एक चीज जरूर उसकी पढ़ ली. एक आध उससे आपकी इंग्लिश जो है, आपको प्रेसी का पैसेज फॉर एग्जांपल लोगों को क्यों प्रॉब्लम आती है पेशेंट उसको एड्रेस करने में, या उसको जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है उसको कॉम्प्रिहेंड करने में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो प्रॉपर इंग्लिश होती है. और ये जर्नलिस्टिक इंग्लिश पढ़ के तो इनकी जो है वो फिर रीडिंग प्रॉब्लम बन है. एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, हम बात राइटिंग की कर रहे हैं, उसके बाद बाकी आपके क्वेश्चंस. पिछला एक क्वेश्चन के वक्त मैं कहने लगा था कि बेसिकली इट इज राइटिंग टेस्ट,
اور رائٹنگ جو ہے اس کو ہم جو 4 اسکلس ہیں لینگویج کی، ریڈنگ رائٹنگ لسننگ اینڈ اسپیکنگ میں، اس میں سے 2 ان پٹ ہیں اور 2 آؤٹ پٹ ہیں. ان پٹ جو ہے وہ ریڈنگ اینڈ لسننگ ہے اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ ہے. تو بغیر سنے ہوئے لینگویج بولنی نہیں آتی، سملرلی بغیر پڑھے ہوئے لکھنا مشکل. ہمارا اسٹوڈنٹ رائٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے ریڈنگ کیے بغیر. یہ بالکل ایسے جیسے خشک مشین کو مٹیریل نہیں ڈالنا اور خشک مشین کو چلانا، اس کو کیا نکلے گا اس میں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ریڈنگ نہیں ہے اور رائٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اٹس نیسیسری جتنا میں رائٹنگ پہ ایمفسائز کروں گا اتنا ہی زیادہ، اس سے زیادہ بلکہ we would emphasize on reading also on daily basis and reading not just these notes. اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے باقی سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہیں. نو دیٹ از ناٹ ریڈنگ. ریڈنگ کے لیے آپ کو فکشن کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کا تو طریقہ ملے نا. اس کی میں ایگزامپل ہے، تھوڑا سا زیادہ ٹائم نہیں ہو رہا. ہمارے پاس پریسی کا پیسج تھا پروبیبلی 2019 کا، جب وہ سائنس فکشن میں سے آیا، تو کمپریہنشن کا پیسج سوری. اور بہت سے اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر پرابلم پیش آئی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ نیریٹو چل کیسے رہا، بیکاز دیٹ واز نیریٹو رائٹنگ. اور چونکہ فکشن نہیں پڑھی ہوئی انگلش کی، سو ان کو پورا اس کا سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ یہ میسج ہے کہ اس چیز کے بارے میں. یہ چیزیں ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ کے بغیر یہ سالو نہیں ہوگی. Reading is necessary for writing an essay. Okay, sir. So what are the types of essay? Types اس کی ویسے تو there are too many, like there is analytical essay, then we have this descriptive and expository, argumentative, abstract, and then reflective essays. لیکن جو سی ایس ایس میں جو اسپیسیفائی کی گئی ہیں، جو ایگزامینر جو اسپیسیفائی کرتا ہے، سلیبس نے تو اس کو نہیں کیا. انہوں نے تو ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ آف دی اسٹائل آف انگلش ایسے رائٹنگ کو کیا ہے، جس کے اندر 7-8 ٹائپس آتی ہیں. لیکن یہ جو ایگزامینر جس ٹائپ کے کویسچنس دے رہا ہے وہ زیادہ 3 ٹائپس ہیں. دیٹ از ڈسکرپٹیو ایکسپوزیٹری، ہمارے یہاں ایک چیز سمجھی جاتی ہے، آرگومنٹیٹیو اینڈ ایبسٹریکٹ ایسے. سر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پک کرے کہ اس کو کون سی ٹائپ پہ، اور وہ کیسے ایک ٹاپک کو دیکھ کے ایڈریس کر سکے کہ اس پہ کس قسم کا اور کیسے کون سی ٹائپ اپلائی ہوگی؟ دیٹس اے گڈ کوسچن. ایک تو یہ اس کے 2 حصے ہیں اس کوسچن کے. ایک تو یہ ہے کہ ٹائپ آف ایسے ویدر وہ پہچاننے کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں کہ یہ ایکسپوزیٹری ہے یا کہ آرگومنٹیٹیو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے، بعض لوگ آرگومنٹیشن میں اچھے ہیں، بعض لوگ ڈسکرپشن میں اچھے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ان کو کافی پریکٹس دینے کے بعد ہی اسیس ہوتا ہے. جیسے پیراگراف کی فار ایگزامپل لینتھ ہوتی ہے، اسپیکنگ ٹیکنیکلی اباؤٹ دی ایسے، پیراگراف اسٹرکچر کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں ہمیشہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا، اوکے اکیڈیمک پیراگراف اسٹرکچر جو سی ایس ایس کے اندر ہے وہ 100 to 120 ورڈز کا ہم کہتے ہیں، اور 90 کا بھی ہو سکتا ہے، 130 کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کی جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا پیراگراف کا، فکس نہیں کیا جا سکتا. اب اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ کتنے ورڈز، اور سر اتنے ورڈز ہم لکھ لیں، کیا 110 کے ہمیشہ لکھنے ہیں؟ نو. آئی آلویز ٹیل دیم کہ آپ نے اپنے اسٹائل سے لکھیں کافی سارے پیراگرافس اور پھر ایک ایوریج نکالیں کہ آپ کتنے ورڈز کا پیراگراف لکھتے ہیں. مجھے فار ایگزامپل اپنا پتہ ہے کہ میں راؤنڈ اباؤٹ 125 to 135 کے راؤنڈ اباؤٹ میں اپنی بات 5 sentences میں کر دیتا ہوں، اور مے بی لیس دین دیٹ، بٹ آئی نیور ایکسیڈ دیٹ. بعض لوگ ہیں وہ اباؤٹ 150 ورڈز کا، اس سے نیچے ان سے بات ہی کوئی نہیں ہے، بعض 70-80 ورڈز کا لکھتے ہیں. تو یہ اٹ آل ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اب اس کو لنک کرتا ہوں آپ کے کوسچن سے. اسی طریقے سے ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل، کہ جی لازمی میں کہہ دوں کہ جی آرگومنٹیٹیو آپ نے کرنا ہے کیونکہ آرگومنٹیٹیو میں مارکس زیادہ آتے ہیں، یہ زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے. نہیں، یہ لوگوں کی اپنی ان کی ٹائپ، ان کی تھنکنگ ان کا کس طرح کا ہے، ان کا مینٹل میک اپ کیا ہے. اور وہ بعض لوگ آرگومنٹیشن میں بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں. بعض لوگ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پہلے میں ایکسپوزیٹری پڑھاتا ہوں، اس کے بعد آرگومنٹیٹیو آخر میں، اور اس کے بعد ایبسٹریکٹ. تو جب آرگومنٹیٹیو میں پہنچتے ہیں تو اسٹوڈنٹس ہنستے ہیں کہ سر جو آسان والا تھا وہ آپ نے بعد میں پڑھایا. لیکن بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں کلاس میں اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں کہ سر یہ بہت ٹف ہے، ان کو ایکسپوزیٹری جو ہے وہ کمفرٹیبل لگتا ہے. اور جب ایبسٹریکٹ پڑھائیں تو آدھی کلاس اس طرف چلی جاتی ہے کہ ہم تو ایبسٹریکٹ کریں گے. تو اٹس آل یور اون وے آف تھنکنگ. لیکن اس تینوں چیزوں کے لیے
सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि इस चीज़ को समझ जाएं कि सिर्फ कंटेंट को इसके अंदर इम्पोज करना ये ऐसे नहीं है। बस आर्गुमेंटेशन में आप कंटेंट क्या करेंगे, आर्गुमेंटेशन में तो आपका मेथड इम्पोर्टेंट है ना, कि आप आर्ग्यू कैसे करें, ये चीज़ है। ओके सर, मेन क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान के अंदर सर कोई ऐसे टीचिंग नहीं है, तो सर व्हाई ऑन यूनिवर्सिटी लेवल पे ले लें, कॉलेज लेवल पे ले लें, स्कूल लेवल पे ले लें, कि सर मतलब कोई एक ऐसे टीचिंग अवेलेबल ही नहीं है, मतलब सिखाया ही नहीं जाता है स्टूडेंट को, सो व्हाई इट इज प्रेजेंट इन दिस पेपर? देखने की चीज़ ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कॉम्पोजिशन की वैल्यू क्या है, और वो पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी, मसलन बाहर चूंकि काफ़ी अर्सा मुझे पढ़ाने का मौका मिला, हर यूनिवर्सिटी में देखा कि चाहे वो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, व्हाटएवर, उनको राइटिंग के लिए जरूर तैयार किया जाता है। हर प्रोग्राम के अंदर लाजमी है कि देयर वुड बी राइटिंग कोर्सेज, लाजमी होंगे और हर शख्स ने करने हैं। उसकी रीजन ये है कि ये बंदा बाहर निकल के, फॉर एग्जांपल इंजीनियर है, तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है? क्या ये हमेशा फॉर्मूलाज की बातें करेगा? डॉक्टर जो है वो क्या हमेशा जो है वो मेडिकल टर्म्स बोलता रहेगा? नो, एवरी एजुकेटेड पर्सन हैज टू सम और द अदर एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो फिर वो यूनिवर्सिटीज तैयार करती हैं उसके लिए। हमारे यहाँ ये एस्पेक्ट ओवरलुक्ड है। फॉर दैट मैटर तो है हमारा एजुकेशन सिस्टम तो पता नहीं किस चीज के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स भी नहीं मिल रही लोगों को, तो फिर किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? ये तो एक अलग चीज है ना कि ऐसे राइटिंग के लिए तैयार नहीं कर रहे। दे आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर मेनी थिंग्स फॉर दैट मैटर। Okay sir, we have a last question. What sorts of topic one should choose? Some ऐसे के पेपर को देख के एक एस्पायरेंट जो है, मतलब उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास कंटेंट भी है, उसके पास मतलब ऑल ऑफ द टाइप्स, उसको पता भी है सब कुछ, तो वो कैसे फिर वो बिल्कुल उस पॉइंट पे कैसे जा रहे होंगे कि हाँ ये टॉपिक जो है मुझे इस पे स्टार्ट करना चाहिए? आप अगर माइंड ना करें, मैं क्वेश्चन आपको ये रिवर्ट करूं, आप पर्सनली एज अ स्टूडेंट किस तरह का टॉपिक जो है वो इजी फील करेंगे? सर इजी जो हम नॉर्मल स्टूडेंट है सर, वो डिस्क्रिप्शन सिंपल जो है बस इजीली you personally for example, what would you like to do? You would like to do the descriptive one. Yes sir. ये ज्यादातर जो है उनकी जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि जी सेफ कौन सा है, और मैं हमेशा इनको समझाता हूँ कि सेफ नाम की चीज सीएसएस में इंतहाई डेंजरस है, बिकॉज बड़े आराम से हम पकड़ लेते हैं एग्जामिनर्स जो हैं कि इसने सेफ की वजह से ये वाला टॉपिक लिया है, और सेफ के लिए जो डेप्थ मुझे चाहिए थी इस टॉपिक के अंदर वो नहीं दे रहा। ये एक स्कूल हाई स्कूल ऐसे की तरह चल रही है और इसने सेफ किया, तो फिर सेफ वाला बंदा फिर सिविल सर्विस में तो नहीं है। अगर आप शुरू में ही डिफेंसिव हो गए हैं, शुरू में ही जो है वो एक बुज़दिलाना अप्रोच जो है वो बन गई है कि हम कवर लेके किसी चीज़ का हम सेफ वाली चीज़ करें, नहीं, इसमें ज़रा बोल्ड अप्रोच होनी चाहिए। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था आज की इस गुफ्तगू के कि फियर हमेशा होता है अननोन चीज़ों का। अननोन है अभी तक हमारे यहाँ ऐसे, सो लोग उसके बारे में, लेकिन अब अवेयरनेस ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, बेशुमार विजुअल मटेरियल मौजूद है, कंटेंट मौजूद है इस तरह का, जिससे लोगों को समझ आनी शुरू हो रही है कि ऐसे बेसिकली सिर्फ टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है। और अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सारे कि सिर्फ टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, इसके अंदर आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और प्रेजेंटेशन ज़ाहिर है आपको लैंग्वेज आती है तो ही प्रेजेंट कर सकेंगे, तो प्रेजेंटेशन मेथड्स, प्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर को समझें इसके, और सिर्फ कंटेंट की बेसिस पे ऐसे को पुश नहीं किया जा सकता। ये मेजर रीज़न है फेलियर की। क्रैम्ड ऐसे नाम की चीज़ आज तक हमने पास होते तो नहीं देखी, वो सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाला हिसाब है कि मेरे पास जैसे कोई मटेरियल आ गया है तो अब इस मटेरियल की बेसिस पे हम करते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। And I wish all the best to the aspirants for the 21 and 22 examination also, and let's hope that some of these things would be useful to you. Thank you so much sir. Thank you so much Maha Iyas for portraying the aspirant's point of view. And now sir, I will ask you a few questions जो हमें comments में आए हैं. Okay. So आपने कहा कि in the syllabus वो कहते हैं कि research based essay हो,
تو پہلے تو اتنے قسم کے ٹاپکس آتے ہیں تو بندہ ریسرچ کس چیز پہ کرے, انہیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ آج یہ ایسے آئے گا یا وہ ٹاپک آئے گا, تو کس چیز پہ ریسرچ کرے؟ دے کانٹ میک اے فل بینک آف انفارمیشن اور سب کچھ میمورائز کریں. ایکچولی ایک چیز جو تھوڑی سی نہیں پتا, میں نے دیکھا سی ایس ایس ورڈس میں اس کو کہتا ہوں, سی ایس ایس یونیورس جو ہے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس کی, کہ دیر از اے سرٹن بینک آف ٹاپکس, about 14 to 15 topics ہیں, areas ہیں, not the topics but the broad areas ہیں جس میں سے papers بنتے ہیں. ان ایریاز کا اگر آپ کو پتا ہے, ہمارے پاس فار ایگزامپل فیکٹ شیٹ میتھڈ ہے, میں سکھایا کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے رجسٹر لے کے اس کے 15 پارٹس کر لیں, اور ان براڈ ایریاز کے مطابق آپ کو ڈیلی بیسس پہ جہاں سے بھی جو بھی چیز مل رہی ہے, پوری آرٹیکل کاپی نہیں کرنی, پورا پیراگراف کاپی نہیں کرنا, جسٹ 2 or 3 لائنس ود دی آتھرز نیم, دی آرٹیکل اور دی بک نیم, اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں. تو جو لوگ کر رہے ہیں اس کو, وہ دے آر فائنڈنگ اٹ کوائٹ کنوینئنٹ اینڈ ایزی آلسو, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. جب ہم کہتے ہیں نا ریسرچ بیس, تو واقعی لگتا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں سے مچھلی کیسے پکڑیں گے, بٹ دین وین یو ٹیل دیم کہ بھائی یہ زونز ہیں جہاں پہ اس طرح کی کنٹینٹ آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ 15 ایریاز ہیں, براڈ ایریاز, فار ایگزامپل اکانومی, ہیلتھ, ڈیموکریسی, پالیٹکس, اس طرح سے جوڈیشری ہے, اس کے آئیں گے انٹرنیشنل ایشوز آئیں گے, فار ایگزامپل اس کے بعد پاکستان's ریلیشن with فارن ریلیشنز, سوشل ایشوز, اس کے بعد آج کل جس طرح سے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہیلتھ ایک امپورٹنٹ انڈسٹری ہے, اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو یہ 14-15 براڈ ایریاز. اچھا, اینڈ another thing is how important is length, کیونکہ لکھتے وقت تو کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنا لکھا ہے. 3 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر کوئی ٹینشن میں ہے کہ ہم اسے کیسے پورا کریں گے, تو ہر کوئی ایک ایسٹیمیٹ لگاتا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ سیف اگر ہم 2500 ورڈز یا 3000 ورڈز کے بجائے ہم لکھیں 2300 ورڈز, would the examiner even notice? جی ہاں, بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے, ہماری نظر اتنی ہو گئی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کی پرابلم یہ کہ اس نے ایک ایسے لکھنا ہے, جبکہ ایگزامینر جو ہے وہ ہنڈریڈس اور تھاؤزنڈس آف ایسیز میں سے گزرا ہے, تو ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے ورڈس ہیں. ناٹ ایگزیکٹلی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 2380 ورڈس اور سمتھنگ لائک دیٹ, وی ڈو ہیو اے رف آئیڈیا. یہ کوسچن ایکچولی زیادہ آتا ہے ان لوگوں کی طرف سے who do not practice. جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن اسٹوڈنٹس کو پریکٹس کروائی ہوئی ہے, اگر کسی شخص کی ایک ٹپ یہ کام آئے گی لوگوں کے, کہ اگر آپ نے اباؤٹ 12 to 15 ایسیز اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں, 20 اگر کر لیں تو دیٹس ویری گڈ. ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آؤٹ لائن کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا تھا, ٹائم مینجمنٹ, اور اس کے بعد پھر یہ کہ لینتھ کس طرح سے ارینج کرنی ہے. There is nothing like avoiding it. People write like in 2020 exam, for example, in 2019 exam also, my students sent me messages that they had taken up this topic or that topic and they had attempted all the 10. میرے students all the 10 topics attempt کرنے کے قابل ہوتے ہیں, اور اسی لیے نوا میں ہم نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ میں emphasize کرتا ہوں that یہ کہنا کہ جی آپ fixed اپنا ایک چنک جو ہے, شروع میں اگر آپ نے کہا کہ میں نے ڈسکرپٹیو کرنا ہے تو دس مینس آپ نے کہا کہ جی 60% چوائس ہے میرے پاس, اور میرے پاس 10 کی چوائس نہیں ہے, 60 ہے, تو وہ پھر لوگ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. دیٹ از وائی کوئی اوائڈ کرنے والا اس کے اندر نہیں چیز ہے. اچھا, لاسٹ کوسچن از کہ ریگارڈلیس آف آپ نے کس قسم کا ایسے ٹاپک چوز کیا ہے, ڈو وی نیڈ ٹو پرووائڈ ایویڈنس ان ایوری پیراگراف؟ Not necessarily. We need around 8 to 10 references in a good essay. 8 to 10 کا مطلب یہ ہے کہ اگر total paragraphs 15, 16, 17 ہیں, so you do have a leeway of something like 6 to 7 paragraphs which are based on general knowledge. But then you need around 8 to 10 references necessary. اس سے کم جو ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ریسرچ بیس نہیں ہے. بعض لوگ صرف 3-4 دے کے, یا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی سورسز کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ پھر it doesn't give you. You have to be very strong at discussion or argumentation to win with such an essay. Thank you so much, sir, for joining us today. And thank you, viewers, for joining us.